हमारे देश के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हमारे सेल के प्रमुख माननीय अन्ना साहब पाटिल, मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख महानुभाव, मार्गदर्शक, नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, एनडीए की सरकार केंद्र में आने के बाद विशेष रूप से जो नीतियां अपनाने के बारे में हमने आग्रह से निर्णय किया है, उसमें से देश की आज की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में लेते हुए इस देश में जो पेट्रोलियम और गैस का जो इंपोर्ट है वो कम से कम करने की पूरी कोशिश सरकार ने करने का निर्णय किया है। आपको इस बात का पता है कि इराक में जो कुछ हुआ उसके कारण हमारे देश में पेट्रोलियम और गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी। हम लगातार अनेक सालों से गैस के लिए, पेट्रोल के लिए विदेशों पर निर्भर है और हमारी ये कोशिश है कि हमारे देश में ही जो प्राकृतिक साधन है उसका ठीक प्रकार से उपयोग करके हम स्वयं पूर्ण होने की कोशिश करने वाले हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है उसको हिंदुस्तान में ही उसका किस प्रकार से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, इसकी कोशिश हमारी सरकार कर रही है। दूसरी ओर जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके हम ये इंपोर्ट कैसा कम कर सकते, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में जो सीबीएम का कोल बेल्ट मिथेन का उल्लेख किया था, वो आगे चलकर हम लोग हमारे देश की जो विशेष रूप से स्ट्रेंथ है कि बड़े प्रमाण पर जो भंडार हमारे पास पड़े हुए हैं उसका रिसर्च करके और उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और देश का इंपोर्ट कैसे हो, ये भी सरकार के सामने महत्वपूर्ण विषय है। इन सब बातों का विचार करते हुए 3 बातों की जरूरी है जिसका विचार करना आवश्यक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में आज ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। अनेक जगह पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गेहूं और चावल की जो प्राइसेस है वो बढ़ नहीं पाती, पर फर्टिलाइज़र की और पेस्टिसाइड्स की और सीड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 4 साल में जो 10-26 मिश्र खाद था जो कभी 425 रुपये में मिलता था, उसकी आज कीमत 1425 हुई है। स्वाभाविक रूप से खेती करना मुश्किल हुआ है और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर में क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत बड़े प्रमाण पर हम जब पार्टी में थे तो विजन डॉक्यूमेंट के रूप में भी काफ़ी चिंतन किया गया था और स्वाभाविक रूप से आज देश की स्थिति में इसमें क्या हो सकता है, इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में शुगर फैक्ट्रीज बड़े प्रमाण पर उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में है और यहाँ से मोलाइसिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल बनता है। आज मैं पेट्रोलियम मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब हम शुगर फैक्ट्रीज़ के बारे में विचार करने के लिए बैठे थे मंत्रियों का गठ, तब उसमें उन्होंने अनुमति भी दी है कि हम किसी भी स्थिति में 10% इथेनॉल ये पेट्रोल में मिलाएंगे ताकि इसके कारण इस इंडस्ट्री को और किसानों को राहत मिल सकती है। शुगर फैक्ट्री लगभग दिवाला पिटने की स्थिति में आई है। शुगर फैक्ट्री बंद होगी तो केवल इंडस्ट्री का नुकसान नहीं होगा, तो एक शुगर फैक्ट्री पर डिपेंड होने वाले लोगों की संख्या आज कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो एक शुगर फैक्ट्री पर डिपेंड करते हैं। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो जो मालक है उसका तो नुकसान होगा ही, पर जो लोग गन्ना तैयार करते हैं वो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए शुगर फैक्ट्री के द्वारा किसानों को शुगर केन की अच्छी प्राइस उसी समय मिल सकती है जब वैल्यू एडिशन होगा। आज शुगर की प्राइस तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ी हुई है
और जब वर्ल्ड में ब्राज़ील में शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है तो शुगर की कीमतें लगातार कम होती जाती हैं और इसके कारण जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं उसमें से आज किसान भी अड़चन में है और करीब 11,000 करोड़ रुपए किसान के हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7,500 से 8,000 रकम है जो किसानों को अभी तक नहीं मिले हैं। मिल मालिकों के पास गन्ना उत्पादक किसानों के पैसे देने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइस थी उस प्राइस और किसानों को डिक्लेयर की हुई सरकार ने प्राइस, इसमें कोई मैच नहीं हो रहा है। और इसलिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किए कि जो शुगर पर जो एक्साइज था, पहले 3 साल के लिए जो एक्साइज उन्होंने दिया था उसको 0% लोन पर कन्वर्ट करके उनको कर्जा करके देने के बारे में एक निर्णय किया था। उसका 2 साल का मॉनिटरिंग पीरियड है और उसके साथ साथ ये रकम देने के कारण एक्साइज की ये रकम जो शुगर फैक्ट्री को मिली है, ये रकम उन्होंने केवल किसानों के भुगतान को देने के लिए खर्चा करनी चाहिए, ऐसा निर्णय हुआ है। दूसरा, जो हमारी शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास सरप्लस शुगर है, उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में भी जो स्कीम थी उसको सितंबर तक बढ़ाया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति में देश में पहले ही शुगर अगर सरप्लस है तो इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंपोर्ट पर भी 40% ड्यूटी लगाने का सरकार ने निर्णय किया है। इथेनॉल के बारे में 10% तक निश्चित रूप से सरकार ने, हमारे मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम इथेनॉल लेंगे। और स्वाभाविक इसके साथ साथ ये जो 3 साल का था वो 5 साल भी एक्साइज के बारे में किया है। कुछ ऑर्डर निकले हुए, कुछ निकलने के प्रोसेस में है, पर हम लोग ध्यान देकर उसमें पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जहाँ तक इथेनॉल के बारे में बात है, उसमें पेट्रोल में तो इथेनॉल 22% तक है, उसी मशीन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो इंजन से उसमें जा सकता है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। परंतु उसके साथ साथ देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है उस तेज़ी से हमारा देश नहीं बदलता, और इसलिए इसमें अल्टरनेटिव फ्यूल पर इतने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति हुई है। और जब हम हमारे एक एजेंसी के पास जाते हैं तो एक इंजन टेस्ट करने के लिए वो 2-2 साल लगाते हैं, और इन्हीं के साथ अगर काम किया तो आने वाले 15-20 साल तक ये कोई डेवलपमेंट देश में हो नहीं सकती है। सौभाग्यवश बोलो या उनके दुर्भाग्यवश बोलो, इस क्षेत्र का मंत्री, यानी उसका मंत्री मैं बनने के कारण मैंने पहले ही मीटिंग में कहा कि आप बात ही मत करो, आपके तरीके से देश चल नहीं सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के चेंजेस हुए हैं। कुछ जगह पर हाइब्रिड बसेस है जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल पर चलती है और बैटरी के साथ साथ जुड़ी हुई है। जब डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पर चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है और उससे बैटरी चार्ज होती है। और इसलिए ये जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं, ये देश में बहुत बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट की बचत कर सकते हैं। और इसलिए इस प्रकार की बसेस जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। और इसलिए देश में सीएनजी का उपयोग हम करके अगर उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। इसका भी विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा बजाज स्कूटर्स जो है उसके मालिक मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने 100% इथेनॉल पर चलने वाली बाइक को उन्होंने वो ब्राज़ील में, यहाँ से इंडिया में पूना में बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैंने उनको ये पूछा कि आपकी बाइक आप जब ब्राज़ील में एक्सपोर्ट कर रहे तो देश में क्यों नहीं आ रही? पूना के पास, पूना से कोल्हापुर तक, मैं कर्नाटक की बात तो नहीं करता, कम से कम 30 इंडस्ट्री ऐसी है जो इथेनॉल बनाती है और जो बंद पड़ी हुई है। और अगर इसी समय अगर ये पूना की बाइक अगर हमारे महाराष्ट्र में अगर यूज़ होंगी तो कितना करोड़ रुपए का पेट्रोल बच सकता है। तब मैंने उनको कहा कि ये बाइक के लिए आप मुझे परमिशन के लिए पत्र दीजिए, मैं आपको इसमें मदद करूंगा। और एक बाइक मैंने उनसे खरीदने के लिए कहा है, वो मुझे 2-4 दिन में नागपुर पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, जो सैनियो कंपनी है उन्होंने 100% इथेनॉल पर चलने वाली बस तैयार की है। और जब ये गति मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा कि आपको ये बस देंगे चलाने के लिए, ट्रायल के लिए, और ये बस आप
चलाई है और उसका 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लेकर हम 100% इथेनॉल पर बस चला सकते हैं। वैसे ऑलरेडी ये स्वीडन में चल रही है, टेक्नोलॉजी में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, 100% इथेनॉल पर चलती है। तो सैनियो कंपनी के लोगों से मेरी 3-4 बार मीटिंगें हुई और डिपार्टमेंट मेरे पास होने के कारण मैंने उनको अनुमति दी और उनकी एक बस आई भी इंडिया में, निकल भी गई है, कल या परसों नागपुर में मिलेगी और इथेनॉल पर चलने वाली पहली बस उसका प्रायोगिक तत्व पर हम नागपुर में शुरू करेंगे। बाइक भी और ये दोनों का भी रिपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि लोगों में इसके बारे में जानकारियाँ बहुत कम है, तो उससे बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होगा। जहाँ तक इथेनॉल एज ए फ्यूल है, इसके बारे में पेट्रोलियम कंपनियों के बारे में हर बार बहुत रेजिस्टेंट रहता है, क्योंकि इसको खरीदने के बारे में मुझे पता नहीं क्या कारण है। इंपोर्ट करते समय इंटरनेशनल रेट जब बढ़ते तो रेट बड़े प्रमाण पर पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड परचेस किया जाता है, रेट भी बढ़ते हैं। पर जब किसानों के बारे में जब बात आती है इथेनॉल की, तो ये कंपनियों के बारे में उसमें कैसा भी करके कैसा ना ले, कैसा टाल दे, ये कोशिश कंपनियों के द्वारा बार बार होती है। इसके पहले के सरकार में भी 10 साल में यही हुआ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने राम नाईक साहब को और मुझे, हम सब लोग मिलकर उस समय ब्राज़ील गए थे, अमेरिका में गए थे और उस समय हमने 22.5% इथेनॉल वहाँ पेट्रोल में जाता था, वो सब आंखों से देखा है। 26,000 पंप वहाँ थे। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसकी जो अमल होना चाहिए वो नहीं हुआ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में आने वाले समय में ऑयल कंपनी देश के किसानों के लिए, स्वदेशी के विचार के लिए और हमारी राष्ट्रीय इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए और समाप्त करने के लिए ये निश्चित रूप से एग्रेसिवली भूमिका लेंगे और इस बात में देश के हित में उचित निर्णय करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए इथेनॉल के बारे में और एक बात मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि डीजल में भी 15% इथेनॉल जा सकता है और पेट्रोल में 22% तक जा सकता है। अब इसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ही जो देहरादून का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसके प्रयोग किए हैं और उन्होंने रिपोर्ट मिनिस्ट्री को दिए हुए हैं। तो आपके ही डिपार्टमेंट में जो रिपोर्ट उपलब्ध है उसी के आधार पर ये निर्णय होता है। अब वो कंपनियां कहती है कि इथेनॉल नहीं मिलता, मिलेगा कैसा? जवाब लेती नहीं तो कोई कैसे तैयार करेगा? और इसलिए पहले अंडा की पहले कोंबड़ी ये चल रहा है। पर एक बार अगर जब शुरू हो जाएगा तो मिलना शुरू होगा। किसी ने अगर एक पिछले साल दिया, इस बार दुगना देंगे। तो पहली बात ऐसी है कि निश्चित रूप से इथेनॉल देश में है और मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए जो इथेनॉल से आरएस से जो ईएनए तैयार करते, फॉरेन लीकर करते हैं, वो लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डालते हैं और यहाँ आकर सरकार को कहते हैं कि इथेनॉल बनेगा तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के लिए बहुत शॉर्टेज होगा, हमारे देश में नहीं है। वास्तविक हमारे देश में हमने इसके बारे में भी कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, इसका स्टैटिस्टिक्स सब हमारे सामने है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग लॉबीज़ जो है वो अलग अलग बातें तो कहते रहेंगे, पर हमको लॉबीज़ के लिए नहीं सोचना है, हमको किसानों के लिए सोचना है। और इस देश की रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एनर्जी और पावर, ये दोनों सेक्टर में अगर हमने बड़े प्रमाण पर अगर प्रोत्साहित किया तो आने वाले समय में देश में करोड़ों युवाओं को रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाला है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इथेनॉल का भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री जी भी है, जरूर इस पर सोचेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जो विषय थोड़ा मेरे तरफ भी है, कि देश में वेस्टलैंड बड़े प्रमाण पर उपलब्ध है और जल्दी ही वेस्टलैंड के आधार पर क्या नीतियाँ होनी चाहिए, इसकी नीति बनाने के लिए हमने शुरुआत की है। उसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं। हमारे देश में जो एडिबल ऑयल है वो हम कम से कम 80,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं वेस्टलैंड का उपयोग नॉन एडिबल ऑयल सीड जो है, रतनजोत, मोह, साल, करण, जट्रोफा, ये इस प्रकार के सीड के प्रोडक्शन के लिए हो सकता है। पर इसमें अड़चन ये हुई है कि जो नॉन एडिबल ऑयल सीड में जट्रोफा हमने लगाया था उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ठीक नहीं आई। अगर किसानों को पर एकड़ अगर ठीक उत्पादन नहीं होगा तो ये करने में कोई, मुझे लगता है ये हम लोग यशस्वी रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। और इसलिए ज़रूरी ये थी कि जो हम लोग नॉन एडिबल ऑयल सीड जट्रोफा या और कोई लगा रहे हैं उसमें ऑयल परसेंटेज कैसे बढ़े
और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। ऑयल परसेंटेज और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। मैंने सुना है कि देश में रिलायंस ने और बहुत कुछ कंपनीज ने, आज उनका प्रेजेंटेशन होने वाला है, कि उन्होंने इस प्रकार के सीड को तैयार करके और प्रोडक्टिविटी और ऑयल परसेंटेज में ज़्यादा देकर वायबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, इसका संशोधन किया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास ही है, ग्रामीण विकास का। अगर इसका ठीक प्रेजेंटेशन मिलता है तो देश में बड़े प्रमाण पर ये ऑयल सीड जो है, नॉन एडिबल ऑयल सीड, ये कैसे निर्माण हो सकता है, इसलिए कोशिश की जा सकती है। हमारे ट्राइबल सेक्टर में जो टोली है, जो ऑयल सीड है, वो बड़े प्रमाण पर है। और जहाँ नक्सलाइट बेल्ट है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है, वहाँ बड़े प्रमाण पर ऑयल ऐसी सीड पड़ता है, ज़मीन पर खराब हो जाता है। अगर उन गाँवों में अगर बायोडीजल के प्लांट तैयार हुए और बायोडीजल से अगर ये नॉन एडिबल ऑयल सीड से डीजल तैयार होगा, तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धता ये होगी कि ट्राइबल सेक्टर में जो जंगल में लोग रहते हैं उनका जीवन बदल सकता है। नक्सलाइट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, रोजगार की निर्मित होगी और वैल्यू एडिशन भी होगा। और ये बायोडीजल वो इथेनॉल है, ये ग्रीन फ्यूल है, ये कार्बन और सल्फर को कम करने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी स्वाभाविक रूप से उपयोग होगा। महेंद्र जी, ज़रा मेरी बात धर्मेंद्र जी को सुनने दीजिए, फिर आप उनसे बात करें। तो ये जो बायोफ्यूल है, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर है, ये कमी होने के कारण सभी ग्रीन फ्यूल जो है वो पोल्यूशन कम करने वाली है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में स्वाभाविक रूप से अनेक शंकाएँ आती है। हमारे देश में प्राज कंपनी ने जो बायोमास है, कॉर्न निकलने के बाद जो वेस्ट रहता है, उससे उन्होंने इथेनॉल बनाया है। और उनका ऐसा कहना है कि हम लोग बायोमास से हम इथेनॉल बना सकते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ। और इसका बायोमास का उपयोग अगर करेंगे तो इससे अगर इथेनॉल बनेगा तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स गाँवों में हो सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गाँव में रोजगार निर्माण होगा। ये मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में कॉटन होता है, कॉटन निकालने के बाद जो पेड़ है वो जलाया जाता था। तो पूना के आईआईटी के 4 इंजीनियर्स ने उसके ऊपर एक ऐसे पैलेट बनाने की मशीन्स भी तैयार की और उससे उन्होंने एक उसमें पैलेट बनाकर वो उस गैस स्टोव में डालने के बाद गैस जैसी फ्लेम आती है। मेरे घर पर वो रखा हुआ है और वो इतना पॉपुलर हुआ है कि अभी हमारे क्षेत्र में 12 इंडस्ट्री चल रही है और कम से कम 1000 ऐसे स्टोर रेस्टोरेंट में यूज़ किए जा रहे हैं और कमर्शियल गैस के 40% प्राइस में गैस मिल रहा है। तो ये गैस का ऑप्शन है, इससे CO2 भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है, ग्रीन फ्यूल है और ये गांव-गांव में पैलेट बनाने की मशीन चल सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे विदर्भ में जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो हर गाँव में अगर इसका उपयोग होगा तो हर गांव में 10 लोगों को रोजगार मिल सकता है। अभी मैं तो हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर हम प्रयास करते, 15,000 युवाओं को रोजगार मिला है। अगर ठीक प्रकार से करें तो हमारे यहाँ लाख तक लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये हम कैसा कर सकते हैं, ये हमारे सामने सबसे बड़ा आह्वान है। मुझे बताते समय खुशी हो रही कि परसों में डॉक्टर सारस्वत करके जो डिफेंस के एडवाइज़र थे हैदराबाद से, वो भी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि बायोडाइजेस्टर से बायोमास डालकर अगर हम मीथेन तैयार करते हैं और मीथेन से अगर उसको साफ करके अगर हम लोग CNG, बायो CNG बनाते हैं तो गाड़ियाँ चल सकती है। आज दिल्ली के IIT ने, यहाँ हमारे प्रोफेसर अभी मुझे मिले, उन्होंने गोबर से जो गैस तैयार होता है उसके ऊपर गाड़ी चलाने के प्रयोग यहाँ यशस्वी रूप से किया है। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे हर गाँव में बायोमास डालकर बायोडाइजेस्टर में गैस तैयार करके हम पाइपलाइन से अगर गैस लोगों के घर में देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में गैस का सिलेंडर भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता बहुत ऐसे बातों पर रिसर्च हो रहा है। कल डॉक्टर माशिलकर जी को उनका परसों अवार्ड मिला, मेरे हाथ से उनको जब अवार्ड दिया गया तब उन्होंने मुझे कहा कि देश में 16,000 ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इतना अच्छा इनोवेशन में अच्छा काम किया है रिसर्च में। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग प्रगति मैदान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से इन सब लोगों को बुलाकर उस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेंगे ताकि जनता में इसका उपयोग हो। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट वर्धा में गया था। वो बाल काटने वाले जो बाल निकलते हैं
उससे उन्होंने एमिनो एसिड बनाया था। और फिर मैंने हमारे यहाँ कहा कि आप भी बनाओ। आपको ताज्जुब होगा कि एमिनो एसिड मल्टीनेशनल कंपनी का 550 रुपये लीटर है, और इस बार अभी हमने 10,000 लीटर एमिनो एसिड किसानों को दिया और 40 रुपये लीटर से दिया। तो बाल काटने के इससे ही केवल अगर हम लोग एमिनो एसिड बनाएंगे तो देश में लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर बजट में अरुण जेटली जी ने भी रूरल एरिया में, रूरल सेक्टर में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया है। हम रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, पर उससे ज़्यादा रोजगार हम गाँवों में निर्माण करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेरे संबंध में विषय यही है कि मैंने ये तय किया है कि ये जितने ऑटोमोबाइल एक्ट हैं ये आउटडेटेड है, ये कोई आज 21वीं सदी में जाने के लायक एक्ट नहीं है। मैंने अपने विभाग को कहा कि ये सब एक्ट आप बाजू करिए, और वर्ल्ड में अमेरिका में, ब्राज़ील में, कनाडा में, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में फ्यूल के बारे में, इंजन के बारे में और पोल्यूशन के बारे में, तीनों के बारे में इंटरनेशनल रिसर्च क्या है, इनोवेशंस क्या है, उसमें क्या क्या हुआ है, इसका डिटेल लेकर वर्ल्ड के बेस्ट जहाँ जहाँ जो एक्ट है उसको आप स्वीकार करिए। ये इंडियन इंस्टीट्यूट 2-2 साल प्रयोग करते रहे और फिर इनके 3-3 साल के बाद रिपोर्ट देते रहे, इतना रुकने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वॉट एवर द बेस्ट इन USA, वॉट एवर द बेस्ट इन UK, हम वहाँ से अध्ययन करेंगे और एक्सपर्ट लोगों की कमेटी अपॉइंट करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। जब उनके इंटरनेशनल नॉर्म्स हम स्वीकार करेंगे तो उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो ये प्रक्रिया को भी हमने तेज़ी से शुरू किया है। इसलिए जितने बड़े रिसर्च है, इनोवेशंस हैं, इन सब का प्रेजेंटेशन प्रॉपर जगह पर होकर, आज ही मेरे यहाँ पूना से एक प्रेजेंटेशन है कि उन्होंने गाड़ी को बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी पर, हाइब्रिड गाड़ी इंजन पर तैयार करने का एक प्रेजेंटेशन मेरे पास दिया है। पंडित करके आज आने वाले हैं और काफ़ी डायरेक्टर्स को भी मैंने बुलाया उसमें। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट है ये जल्दी कम हो। आज डॉलर की तुलना में रुपया जो नीचे चला गया, इसका कारण यही है। और देश की इकोनॉमी जो आज संकट में, इसका कारण भी इंपोर्ट ऑफ क्रूड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए इंडिजिनियस, स्वदेशी और हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने वाली ये बायोफ्यूल की पॉलिसी देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर आवश्यकता है कि हमारा रिसर्च सही दिशा में हो। इनोवेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम प्रोत्साहित करें। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित करें, गाँवों में रोजगार का निर्माण करें ताकि गाँव में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम बढ़े और शहरों में आने वाली लोगों की संख्या भी कम हो। और इस प्रकार की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है कि हमारे गांव ऐसे बनाएं जो भले रूरल है पर शहरी सुविधाएं वहां उपलब्ध है। ऐसे अच्छे गांव बनाने की बात उन्होंने की है। अगर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये जो हमारी बायोफ्यूल्स है, बायो एनर्जी है, इसका अगर ठीक प्रकार से तंत्रज्ञान विकसित होकर इकोनॉमिक और कमर्शियली वायबिलिटी के आधार पर अगर वो सिद्ध होता है और वेस्टलैंड जैसे करोड़ों एकड़ पड़ी है, उसका उपयोग देश के लिए, इसके निर्माण के लिए अगर होगा तो कितने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की इकोनॉमी कितने जल्दी से बदलेगी, ये तो आप सब लोग सोच ही सकते हैं क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर ये बनाना है तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा। और ग्रोथ रेट बढ़ाने पड़ेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में तो हम बनना ही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर को। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट निगेटिव था। आज गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% तक है। हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हम लोग 18 के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी और उसके साथ साथ बायोफ्यूल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। हमको जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी खपत कम करनी होगी। केमिकल फर्टिलाइज़र को डिस्करेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इनकरेज करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। मुझे लगता है कि हमारे कृषि विभाग के मंत्री जो है वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री है वो भी इस प्रकार के सोच से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं भी लगातार इसके पास काम पर भिड़ा हूँ और ये सब बातों को
इकट्ठा करके बहुत जल्दी देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाने में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण कैसी हो, और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इसको कैसे बढ़ावा मिले, अल्टरनेटिव एनर्जी को कैसे बढ़ावा मिले, अगर हम लोग हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, इसको कैसे बढ़ावा दें, जो थर्मल पावर तैयार करते हैं उससे जो पोल्यूशन तैयार होता है उसको हम कम कैसे करें, और धीरे धीरे एनर्जी के बारे में हम लोग सरप्लस कैसे हो, ना कहीं लोड शेडिंग होगा, ना कहीं बिजली के भाव ज़्यादा होंगे। एक तरफ से बहुत अच्छी सोच सरकार ने रखी है। देखिए, सरकार आने के बाद हमारे वित्त मंत्री जी ने 1 लाख सोलर वाटर पंप इस देश में पहली बार बिठाने के बारे में निर्णय किया है। लगातार अल्टरनेटिव एनर्जी को, लगातार बायोफ्यूल्स के बारे में, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इथेनॉल के बारे में, और इतना ही नहीं तो इन सब रिसर्च को, इनोवेशंस को प्रतिष्ठित करके उसको किस प्रकार से गतिशील से हम इम्प्लीमेंट करें, इसकी लगातार कोशिश सरकार कर रही है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंज हमारे देश में होंगे। हमारी सरकार निर्णय करने वाली सरकार है। केवल निर्णयों पर मैं बहुत बार कहता हूँ कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। और इसलिए मैंने अपने यहाँ एक बोर्ड लगा के रखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। चर्चा में बहुत समय जाने में कोई मतलब नहीं है, वी वांट रिजल्ट। चर्चाएं बहुत हुई देश में, कमेटियां बहुत बनी, चर्चाएं बहुत हुई, पर उससे परिणाम नहीं निकले। ग्रास रूट पर जब इसके परिणाम निकलेंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा इंपोर्ट जब कम होगा, किसान शक्तिशाली होगा, गांव की इकोनॉमी मजबूत होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तब हमारे देश में एक नया स्थित्यंतर आएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। आज धर्मेंद्र जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं भी इस विषय के साथ काफ़ी आस्था रखता हूँ, और अन्ना साहब ने आज का रखा हमको दोनों को 11 बजे पार्लियामेंट में जाना, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आवर है, इसलिए मैंने उनको कहा कि पहले हम अपनी बात को रखेंगे। आज के इस पूरे सेमिनार में जो आपकी चर्चा होगी उसका रिपोर्ट अन्ना साहब आप तैयार करिए। ये पूरे रिपोर्ट के साथ कोई छोटे ग्रुप बनाने तो उसको बनाइए, मेरे साथ, धर्मेंद्र जी के साथ, और आवश्यकता होगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ आप बैठिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो सब मंत्री हम बैठकर आपकी बात को सुनेंगे, और आने वाले भविष्य में इस नीतियों को अपनाकर देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे, किसानों की आत्महत्या रोकेंगे, और ट्राइबल सेक्टर में जो हमारे आदिवासी बंधु हैं उनके जीवन को सुसह्य करने के लिए नए रोजगार के साधन भी उनको उपलब्ध करा कर देंगे। आप इस कार्य में, आज का ये हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद एक छोटा ग्रुप बनाकर इसका प्रेजेंटेशन आप हमारे सरकार के सामने भी आइए करने के लिए। हम पूरी तरह से इसमें पूरा सहयोग करेंगे, ये विश्वास आपको देते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपना बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।